हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिपेश कुमार अग्रवाल आपका अपने चैनल इजी स्टडी पूल में स्वागत है। मैं आज आपके सामने बायोलॉजी का एक सेशन देने के लिए आया हूं। हम अपने सबसे पहले बायोलॉजी के टॉपिक जिससे बायोलॉजी की शुरुआत मानते हैं सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल ए यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जैसे बोलते हैं हम एक साइटोलॉजी और एक सेल बायोलॉजी। अपने लोगों ने सुना है, एक होता है साइटोलॉजी, एक होता है सेल बायोलॉजी। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, हम पहले इसके बारे में जानेंगे। जैसे पहले बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी, इसका मतलब है कोशिका की संरचना का अध्ययन। यदि कहीं पे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लिखा हुआ है साइटोलॉजी, तो उसका जो मीन होगा, उसका मतलब है केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन। ठीक है, और दूसरा एक शब्द है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब है कोशिका तथा कोशिकाओं की विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं हम सेल बायोलॉजी। इन दोनों शब्दों के अंदर अंतर। फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग सेल। सेल में देखिए, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से विभाजन दर्शाती है। ये चीजें अपने लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें हमेशा टीचर्स पढ़ाते थे कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी व संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं कि कोशिका ही शरीर की सबसे छोटी व संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा, मैं आपको आज बताता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि कोशिका जो है उसका भी फॉर्मेशन किसी से हुआ है। मतलब हर एक चीज का फॉर्मेशन किसी न किसी चीज से होता है, वैसे ही कोशिका का भी फॉर्मेशन किसी से हुआ है। जैसे हर एक कोई भी एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, उसी हिसाब से कोशिका जो होती है वो भी काफी स्टेप गुजरने के बाद में आगे बन के कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिका जो है वो ही यहाँ स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकती है। इसके अलावा यदि इसका फॉर्मेशन जिससे हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जिनसे हुआ है, उनका जीवन यापन संभव नहीं है ब्रह्मांड के अंदर। इसलिए बोलते हैं कि कोशिका की संरचना, कोशिका जो है वो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। आगे बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, इसके बारे में अपने लोग जानेंगे। की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने आक ट्री की छाल में की। ठीक है, और इन्होंने अपने कार्यों का वर्णन जो था वो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक थी उसके अंदर किया। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कौन से, एक तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कौन से पेड़ में की थी या कहां पे की थी, तो उसके अंदर ऑप्शन आते हैं, तो वहां पे अपने को क्लिक करना होता है कि आक ट्री जो है उसकी छाल के अंदर की थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि उन्होंने अपने कार्यों का वर्णन कहाँ किया था, तो अपने को बताना होता है कि उन्होंने अपने कार्यों का वर्णन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया। एक बात और बताता हूं मैं आपको, आप सभी को पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन एक और बात है कि रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी, वो जो कोशिकाएं थी वो जीवित नहीं थी बल्कि मृत कोशिका थी। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे वहां पे घुमा के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे कोई आपको सीधा नहीं पूछता, तो वहां पे क्या लिखा आता है कि मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको आंसर क्या देना होता है, रॉबर्ट हुक देना होता है। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या होता है, बच्चे का दिमाग घुमाने के लिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन क्या डालता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है कि जीवित कोशिका जो होती है उसकी खोज किसने की, एवी ल्यूवेनहोक ने। अब वो क्वेश्चन क्या डालेगा, यदि वो क्वेश्चन ऐसे डाल दे कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, यदि आप उसमें जल्दबाजी में रॉबर्ट हुक साइन जो है उसको करेक्ट करके आते हो तो वो आपका गलत होगा, क्योंकि उसका आंसर जो है वो होगा एवी ल्यूवेनहोक। क्योंकि एवी ल्यूवेनहोक जो थे उन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। तो हमेशा ध्यान रखना कि मृत कोशिकाओं की खोज यदि किसी कोई आपसे पूछे तो उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। यदि कोई आपसे जीवित कोशिकाओं की खोज पूछे तो उसमें आपको हमेशा आंसर किसका देना है, एवी ल्यूवेनहोक का नाम देना है। ठीक है, और इन्होंने, ये क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटिल एनिमल क्यूली जो ये वर्ड है, ये शब्द सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना लिटिल एनिमल क्यूली जो नाम है वो कोशिका के लिए लिया गया था, और इस शब्द का प्रतिपादन जो था वो एवी ल्यूवेनहोक ने ही किया था। सेल थ्योरी, इसका प्रतिपादन स्लीडन बोटनिस्ट तथा स्वान जूलॉजिस्ट ने किया। कई बार क्वेश्चन पूछते कंपटीशन एग्जाम में कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो उसमें अपने को सिंपली आंसर क्या देना है, स्लीडन तथा स्वान ने किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला
कि इनके अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी जीव है उनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, अब आगे अपने लोग नोट लगाया है, इस नोट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है कि स्वान जो था वो क्या था, जूलॉजिस्ट था। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको याद रखने का तरीका, स्वान जो है ये संस्कृत का शब्द मान के चले इसे। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है, कुत्ता। कुत्ता जो होता है वो आपको पता है, बॉटनी में उसको इंक्लूड करोगे या जूलॉजी में इंक्लूड करोगे? हमेशा कुत्ता जो होता है वो जूलॉजी में आता है, क्योंकि ये जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो याद हो गया अपने लोगों को कि स्वान जो था वो किससे रिलेटेड था, जूलॉजिस्ट था एक तरह से। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने बोला कि विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और उसके बाद इसने बताया कि जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर जो झिल्ली, एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को इसने क्या नाम दिया, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसी ने ही सबसे पहले कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया। किसने दिया, स्वान ने दिया। अब उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट है स्लीडन, जो कि क्या था, बोटनिस्ट था। कई बार क्वेश्चन यही पूछते हैं कि स्लीडन क्या था और स्वान क्या था, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जब स्वान आपको याद हो जाएगी ये क्या था, जूलॉजिस्ट था, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है अपने पास, स्लीडन बचता है। तो स्लीडन क्या हो गया, बोटनिस्ट हो गया। इसने क्या कहा, इसने देखा कि स्लीडन ने पादप कोशिकाओं पर अध्ययन किया। हमेशा ध्यान रखना कि जो स्वान जो था उसने कौन सी कोशिकाओं पर अध्ययन किया था, जंतु कोशिकाओं पर, लेकिन जो स्लीडन था उसने पादप कोशिकाओं पर अध्ययन किया था। हमेशा याद रखना ये चीज कि स्लीडन ने पादप कोशिकाओं पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में इसने बताया कि कोशिका के बाहर, सबसे बाहर जो परत पाई जाती है उसको इसने क्या बोला, कोशिका भित्ति नाम दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरह से डिफरेंस हो गया कि स्वान ने जो नाम बताया था जंतु कोशिका के सबसे बाहर, उसको उसने क्या नाम दिया था, कोशिका झिल्ली। लेकिन स्लीडन ने जो बताया कि पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर कौन सी परत पाई जाती है, वो होती है कोशिका भित्ति। तो हमेशा ये डिफरेंस इसमें हमेशा याद रखना। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं के बाहर ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं के बाहर ये नहीं पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। ठीक है, कोशिका जीव द्रव्य की सहती है, अर्थात प्रत्येक कोशिकाओं में एक केंद्रक कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कोशिका होगी उसके कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। जैसे सभी कोशिकाएं आधारभूत रूप से एक समान प्रकार की होती है। हम ये नहीं बोल रहे कि सभी कोशिका, इसमें मैंने जंतु कोशिका और पादप कोशिका को इंक्लूड नहीं किया है। जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर अलग है और पादप कोशिका की स्ट्रक्चर अलग है। हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ स्टेटमेंट है कि जंतु कोशिका जो भी होगी उनकी संरचनाएं जंतु कोशिकाओं से मिलेगी और पादप कोशिकाएं जो होगी उनकी संरचना पादप कोशिकाओं से मिलेगी। ठीक है, अब आगे ये नोट कि कोशिका सिद्धांत जो था उसमें क्या कमी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेल थ्योरी के बारे में कि उसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से दूसरे वैज्ञानिकों को आगे आना पड़ा। तो उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो यही थी कि कोशिका सिद्धांत यह नहीं समझा पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। कि जो एक कोशिका उन्होंने खोज की है, ठीक है, लेकिन आगे दूसरी कोशिका का भी निर्माण हो रहा है, बता पा रहा है कि वो दूसरी कोशिका का निर्माण हुआ कैसे है। ठीक है, तो उसके बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चोफ। ठीक है, रुडोल्फ विर्चोफ ने बताया कि दूसरे कोशिकाओं का फॉर्मेशन या निर्माण कैसे होता है। उसने बोला कि इसके अनुसार ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसने एक स्टेटमेंट दिया। क्या नाम बोला वो, अच्छी तरह याद रखना, ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये इसका मतलब होता है कि पुरानी, मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। क्या मतलब इसका, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ये चीज अपने लोग आगे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन पहले अपने को ये स्टेटमेंट याद करना है। क्या स्टेटमेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और दूसरी बात ये कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चोफ। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में कभी तो ये पूछ लेते हैं कि रुडोल्फ विर्चोफ ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी पहचान कीजिए, तो उसमें ऑप्शन में ये दिया हुआ आता है। ठीक है, अदर दूसरी का ये होता है इस क्वेश्चन को पूछने का कि ये अपने को लाइन में दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
ये स्टेटमेंट किसने दिया और किसके लिए दिया, तो ये भी पूछ लेते हैं। तो अपने को आंसर क्या देना होता है कि ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चोफ ने दिया और किसके लिए दिया, ये दिया उन्होंने कोशिकाओं के लिए। ठीक है, अर्थात मतलब इसका मतलब समझ गए, ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। मैंने आपको बताया था कि सेल थ्योरी जो थी वो रुडोल्फ विर्चोफ ने दी थी। रुडोल्फ विर्चोफ ने बताया था कि हर एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन अभी भी अपने ब्रह्मांड में इसके बहुत से अपवाद हैं, और आपको मैं ये बता देता हूँ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये अपवाद जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन अपवाद को याद जरूर रखें। जैसे पहला अपवाद है स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी। अब आप इस चीज को ध्यान से समझिए, मैंने इसमें लिखा है स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी। इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। परिपक्व का मतलब होता है कि जब ये अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है, पूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है। पहले क्या होता है कि जब ये बनना स्टार्ट होती है आरबीसी, उस टाइम पे इनकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक मौजूद होता है। लेकिन जैसे जैसे ये परिपक्व होती है, इनका जो केंद्रक होता है वो लुप्त होता जाता है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी। दूसरी बात करते हैं, इसमें आता है चालनी कोशिका। चालनी कोशिका जो होती है वो पादप कोशिका जो होता है उसमें जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जाइलम, दो पार्ट्स होते हैं पादप कोशिका के अंदर। जो फ्लोएम होता है उससे जो फूड जो होते हैं, मतलब अपना प्लांट होता है, कोई भी पादप होता है, उसके उसमें भोजन वगैरह जो होता है वो पादप कोशिका में फ्लोएम के जरिए ही पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी का एक पार्ट होता है चालनी कोशिका। ठीक है, तो उसमें जो चालनी कोशिका जो होती है, यह भी इसी में भी परिपक्व होने के बाद में इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अपरिपक्व की जब स्थिति होती है तो इसमें केंद्रक मौजूद होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बहुकेंद्रकीय संरचना। अब आप ये पूछोगे कि ये अपवाद कैसे है। तो अपने कोशिका सिद्धांत में अपने लोगों ने पढ़ा था कि एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक मौजूद होता है, याद आप लोगों को। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बहुकेंद्रकीय संरचना। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक कोशिका के अंदर एक से अधिक केंद्रक का पाया जाना। जैसे एग्जांपल में अपने आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक केंद्रक होता है बड़ा और एक होता है छोटा केंद्रक। इसके बारे में अपने लोग आगे जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन होता है ओपेलाइना। ओपेलाइना जो होते हैं इसमें दो से भी अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं अकोशिकीय स्लिम मोड। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोशिका जो होती है उसमें एक तो मैंने एग्जांपल बताया कि यहाँ पे केंद्रक अब्सेंट है दोनों के अंदर, और एक में मैंने बताया कि दो से अधिक केंद्रक है। और इसके अलावा एक होती है अकोशिकीय संरचना स्लिम मोड, जो हम फंजाई का जो चैप्टर आता है 11th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, अकोशिकीय स्ट्रक्चर होती है, ये कोशिका नहीं होती, ये जीवित कोशिका होती है। मतलब एक तरह से तो कोशिका नहीं मानते, इसमें जो होता है स्लिम मोड जो होता है उसके अंदर केंद्रक अब्सेंट होता है। ठीक है, और दूसरी होता है एस्केरिस। एस्केरिस के बारे में, एस्केरिस जो होता है उसकी एपिडर्मिस, ये तीन तरह की होती है त्वचा। जो अपने एस्केरिस के सबसे ऊपर की जो त्वचा होती है, बाहरी त्वचा जिसको अपने बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद में जो होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्मिस, और उसके बाद में जो होती है उसको बोलते हैं मायोडर्मिस। ठीक है, तो इसकी जो सबसे ऊपर की जो त्वचा होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और उसकी एस्केरिस के, और एस्केरिस की जो एपिडर्मिस होती है उसमें केंद्रक अब्सेंट होता है। ठीक है, और एक आता है फाइकोमाइसिटीज। ये जो होती है ये भी एक फंजाई की ही क्लास होती है। फंजाई की काफी क्लासेस होती है, उनमें फाइकोमाइसिटीज भी इंक्लूड होता है। इनमें भी केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि सेल्स दो तरह की होती है, जीवों के अंदर सेल्स जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसके केंद्रक में और यूकैरियोटिक केंद्रक में काफी डिफरेंस होता है। कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके केंद्रक के चारों तरफ जो होता है वो आवरण अब्सेंट रहता है, क्योंकि अपने बोलते हैं कि जो जीवों की जो कोशिका होती है, जीवों की कोशिका के बाहर, कोशिका के केंद्रक के बाहर एक आवरण उपस्थित होता है।
ठीक है। इस आवरण के आधार पर इन कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है यूकेरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके केंद्रक के बाहर आवरण अनुपस्थित होता है, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसके केंद्रक के बाहर जो आवरण होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो अब वो बताते हैं कि जो अपना कोशिका सिद्धांत है उसके हिसाब से क्या होता है कि हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। उन्होंने माना तो केंद्रक को उन्होंने इंक्लूड किया है, तो उसमें उन्होंने आवरण को भी इंक्लूड किया था कोशिका सिद्धांत में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके बाहर आवरण अनुपस्थित होता है, इसलिए ये भी एक कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। चलो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं अपने लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, इस पूरी टेबल को आप जब समझ लोगे तो आप सेल के बारे में काफी कुछ जान जाओगे। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे अपने लोग इस सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना और इसको याद रखना। एक बार आपने इसको समझ लिया तो आगे आपके कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको तीनों को मतलब सेल को पूरा डिफाइन करके बता रहा हूँ धीरे धीरे, जिससे क्या होगा कि आपको मतलब परेशानी नहीं होगी इनको याद रखने में। जैसे इसके तीन पार्ट में मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। अब जैसे एक उसका पार्ट मैंने बनाया है सेल बाउंड्री, बनाया है साइटोप्लाज्म, और तीसरा नाम मैंने बनाया है न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छी तरह याद हो गया आपको सेल स्ट्रक्चर के कितने पार्ट बनाए हैं मैंने? तीन पार्ट, सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब अपने लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, तो सेल बाउंड्रीज में अपने लोग देखते हैं एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है सेल वॉल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना क्या बताया मैंने, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक होती है जंतु कोशिका जिसको हम बोलते हैं एनिमल सेल। कौन सी वाली सेल हो गई? एनिमल सेल। ठीक है, और एक क्या होती है, एक होती है प्लांट सेल। अब अपने लोग देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल जो होती है इसमें भी प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल जो होती है इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, लेकिन जो सेल वॉल जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं? सेल वॉल को कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना सेल वॉल जो होती है वो हमेशा किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर। यदि कभी भी कोई भी आपसे सेल वॉल की बात करे तो हमेशा ध्यान रखना अपने लोगों को किसके बारे में सोचना है? प्लांट सेल के बारे में, ना कि एनिमल सेल के बारे में, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। ओके, समझ गए? तो आप समझ गए कि सेल बाउंड्रीज का मतलब हुआ कि कोशिका के सबसे बाहर क्या पाया जाता है, तो उसको बोल रहे हैं हम सेल बाउंड्रीज। तो उसके दो पार्ट मैंने आपको बताए, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल। और मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और किसमें होता है? एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सेल वॉल जो होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। अब अपने लोग सेल बाउंड्रीज के बाद में दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, साइटोप्लाज्म के ऊपर। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये आप लोगों ने काफी बार सुना है, लेकिन जब भी आप कंपटीशन कोई भी एग्जाम में जाते हो तो कंपटीशन एग्जाम का रूल होता है कि वहां पे यदि कोई भी करेक्शन वगैरह कुछ भी आता है तो इंग्लिश जो होती है उसको प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए अपने लोगों को साइंस के कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इसको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। और मैन जो होता है, बायो जो होता है, इसको इंग्लिश में ही अपने को पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश में जैसे इसका नाम हो गया साइटोप्लाज्म, तो अपने को याद रखने में इतना वो डिफिकल्ट नहीं है। इसको हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य। लेकिन कोई भी बड़ा एग्जाम आप देते हो वहां पे कोशिका द्रव्य लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा साइटोप्लाज्म ही लिखा हुआ मिलेगा। अब अपने बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसके भी पार्ट्स होते हैं। मैंने पूरा पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, जिससे आपके पूरा समझ में आए। अब साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है हाइलोप्लाज्म। क्या बोला मैंने? हाइलोप्लाज्म। एक दूसरा पार्ट इसका क्या है? ट्रोफोप्लाज्म। कि दो कौन से पार्ट हो गए बच्चों? हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, अब जो ट्रोफोप्लाज्म जो होता है इसको भी आगे डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे
ट्रोफोप्लाज्म, इसको मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक में तो क्या आ जाता है, सेल ऑर्गन आ जाता है। सेल ऑर्गन मतलब जिसको आप कोशिकांग जो बोलते हो, सेल ऑर्गन जो होता है उसी को ही क्या बोलते हैं अपने लोग, कोशिकांग। ठीक है। और इसका दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं अपने लोग रिजर्व फूड, मतलब संग्रह भोजन या संग्रहित भोजन। तो रिजर्व फूड जो होता है इसमें हर एक कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, जैसे कि रिजर्व फूड भी इसी का नाम है। और इसके अलावा इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट भी बोलते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट का मतलब है जिसका खुद का कोई अस्तित्व न हो, आई मीन वो खुद जीवित न रहे, मतलब जो भी प्राणी जो श्वसन न करे, तो वो किस में आ गया, नॉन लिविंग कंपोनेंट में ऐड हो गया। उसके अलावा इसका एक तीसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं अपने लोग ड्यूट्रोप्लाज्म। तो हमेशा याद रखना कि ट्रोफोप्लाज्म जो होता है उसके दो पार्ट्स में एक सेल ऑर्गन और रिजर्व फूड आता है। जो रिजर्व फूड होता है इसके तीन नाम होते हैं, रिजर्व फूड, नॉन लिविंग कंपोनेंट और ड्यूट्रोप्लाज्म। ठीक है। अब अपने लोग एक्सप्लेन करते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले अपने लोग सेल ऑर्गन की बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें अपने ने सबसे पहले देखा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आपने नाम सुना होगा अंतःप्रेद्रविका जालिका। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप वैसे इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी कंपटीशन करो, एग्जाम वगैरह दोगे तो वहां पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही मिलेगा, न कि ये मिलेगा अंतःप्रेद्रवी जालिका मिलेगा। और वैसे इजी सा नाम है, इसमें रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है यार। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER। क्या नाम बोलते हैं इसको, ER। इसको और अपने लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। इसमें भी इसके दो पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के भी दो पार्ट होते हैं। इसमें एक जो पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं अपने लोग RER, और एक होता है SER। ये RER और SER जो होता है इसमें काफी डिफरेंस होता है। एक तो होता है RER जो होता है इसको तो बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। समझ गए, RER का मतलब क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो SER है इसमें होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। समझ गए आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब मैं आपको बताता हूं कि रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इसको रफ कहने के पीछे रीजन ये है कि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि मोतियों की तरह इस पे लगे हुए होते हैं। और ये जो होते हैं राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है, मैं आपको आगे पूरा इसका प्रोसेस जो है वो बताऊंगा कि जो ये रफ वाले राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसका स्मूथ का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, राइबोसोम अब्सेंट और इसमें राइबोसोम हमेशा क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है इस पे लिपिड का निर्माण होता है, ना कि प्रोटीन का। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण किस पर होता है, तो उसमें ऑप्शन में आता है एक RER भी आता है और SER भी आता है और एक ER भी आता है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक दे दिया आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो उसमें आपको हमेशा क्लिक क्या करना होता है, ER तो है, कंफर्म है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में मिलता है। यदि ऑप्शन में RER नहीं दिया हुआ है तो उस स्थिति के अंदर तो आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे, ER करोगे, ER ओनली एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यदि उसमें RER मेंशन किया हुआ है तो उसमें हमेशा अपने को RER जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, क्योंकि SER जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उस पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। हमेशा प्रोटीन का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर ही होता है। चलो अपने एंडोप्लाज्मिक के बारे में बात पूरी हुई, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये होता है गोल्जी काय, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं गोल्जी काय। नाम सेम है, बॉडी को जैसे अपने लोग काय बोल देते हैं गोल्जी को, इसको हिंदी में गोल्जी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है ये क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज वगैरह जो होता है उनका फॉर्मेशन वगैरह में इसका काफी योगदान होता है। इसके बारे में अपने लोग आगे पढ़ेंगे और मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चर होता है और क्या इसका योगदान होता है। उसके बाद में 3 नंबर स्टेप पे चलते हैं, एक हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर स्टेप पे चलते हैं। तो इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने काफी बार पढ़ा है। आपको पता है कि जैसे कि अपने जैसे बिजली आती है अपने घर के अंदर, तो वो कहां से बन के आती है,
अपने बोलते हैं कि नदियां होती है, नदियों में पावर हाउस वगैरह होता है, वहां से बिजली मतलब बिजली उत्पन्न होती है, वहां से अपने पास आती है। तो जैसे कि वो बिजली का निर्माण जहां होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। वैसे ही एक कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका का पावर हाउस होता है। कोशिका को कोई भी कार्य करना है, यदि अपना भोजन बनाना है या कहीं पे चलना है, जाना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। और जो एनर्जी जो होती है वो कोशिका के अंदर उसको कौन प्रोवाइड कराता है, वो करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बारे में अपने लोग एक्सप्लेन से आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में काफी है। अब जैसे श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी अपने लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या योगदान होता है, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे इसमें इलेक्ट्रो एटीपी का फॉर्मेशन वगैरह होता है, वो सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। अपने लोग काफी बार देखा है कि प्लांट जो होते हैं वो हरे होते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे ग्रीन कलर मैन जो होता है वो इनका ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा सब्जियां बहुत अलग अलग तरह की होती है, उनमें अलग अलग तरह का होता है, जैसे बैंगन का कलर आसमानी हो गया, अलग हो गया, और कोई भी फ्रूट ले लो, टमाटर का ले लो, वो ले लो, उनका सभी का कलर क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाए, वो उस मतलब जो पिगमेंट उसमें पाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में हो गया। और हमेशा ध्यान रखना ये प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, जब अपने लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे उस टाइम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बारे में और एक्सप्लेन में हम आगे जब क्लासेस होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आता है सेंट्रियोइड। ये जो है इसके बारे में मैं आपको आगे ही बताऊंगा, अभी आप लोगों को कुछ इसमें समझ में भी नहीं आएगा, तो इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आता है माइक्रोबॉडीज होता है। माइक्रोबॉडीज जैसे कि इसमें छोटे छोटे फिलामेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं। माइक्रोबॉडी छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। इन सूक्ष्म कणों से क्या होता है कि ये लंबी लंबी, अब अपने लोग जैसे बात करते हैं अपने घर में पानी वगैरह जो होता है वो पाइप के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, वैसे इनमें छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई होती है। तो मतलब क्या होता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट वगैरह करती है, तो उसमें जो काम आता है उसको बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज से माइक्रो ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इत्यादि। और इसमें और भी काफी इसके पार्ट्स हैं, और मैं जो वो स्ट्रक्चर इसमें बनाऊंगा बोर्ड पे और आपको बताऊंगा उस टाइम मैं बताऊंगा इसमें और क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। मेन जो पार्ट होते हैं वो ये सभी होते हैं। इनके बारे में अपने को जनरल नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये अपना सेल ऑर्गन का कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में हम चलते हैं रिजर्व फूड या नॉन लिविंग कंपोनेंट, या क्या बोलते हैं उसको, ड्यूट्रोप्लाज्म। अब इसमें बात करते हैं क्या क्या होते हैं। तो अपने लोगों ने सुना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, आप सभी लोगों ने सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट में सुना है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज का एक बहुलक होता है, समझ गए। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। और एक होता है फैट। फैट मतलब वसा। वसा के बारे में आप लोगों ने सुना है। प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, विटामिन होता है, हार्मोन होता है। इसके अलावा और भी जो नॉन एसेंशियल मतलब एसेंशियल जितने भी है इसके अंदर, जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो किसमें इंक्लूड हो जाएंगे, रिजर्व फूड या नॉन लिविंग कंपोनेंट में फीड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये अपना लोगों का टॉपिक हो गया ट्रोफोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने बता दिया, क्या हाइलोप्लाज्म है, ट्रोफोप्लाज्म है। हाइलोप्लाज्म में सेल ऑर्गन, ट्रोफोप्लाज्म के बारे में मैंने बताया कि सेल ऑर्गन होता है, रिजर्व फूड होता है। इनका पूरा एक्सप्लेनेशन अपने बारे में हो गया, और इनके बारे में विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद में अपने लोग तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। जैसे अपने लोगों ने सेल बाउंड्रीज कंप्लीट किया, साइटोप्लाज्म कंप्लीट किया, वैसे अपने लोग तीसरा टॉपिक है न्यूक्लियस पे चलते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्र। क्या बोलेंगे, केंद्र। अब ये केंद्र क्या होता है, ठीक है। अब जो केंद्रक जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण एक संरचना होती है कोशिका के अंदर। कोशिका के जितने भी कार्य जो होते हैं उनका जो नियंत्रण जो सेंटर जो होता है वो होता है केंद्रक। जैसे अपने लोग बोलते हैं अपना ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना कंट्रोल पॉइंट कहाँ पे, अपने मस्तिष्क के अंदर है। मस्तिष्क जो होता है वही अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही जो कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होता है वो पूरी कोशिका के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो अब केंद्रक की स्ट्रक्चर के बारे में अपने लोग पढ़ते हैं। अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं, वो तो क्या इसलिए बता रहा हूं कि सेल स्ट्रक्चर का आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। अब मैं जैसे आपको बताता हूं कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में नॉर्मल ऊपर ऊपर से एक बार, क्या आगे मैं एक्सप्लेन से आपको पूरा करूंगा।
तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, कैरियोथिका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक आवरण, मतलब सबसे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोशिका जो होती है उसके बाहर आवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, और जो प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल भी होता है, दोनों होते हैं। और वैसे ही जो होता है केंद्रक जो होता है उसके बाहर भी एक आवरण मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, कैरियोथिका। हमेशा ध्यान रखना, अपने लोगों को दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि कोई कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया हुआ आ जाता है, लेकिन कुछ कंपटीशन एग्जाम में कैरियोथिका दिया हुआ आता है। तो अपने लोग क्या करते हैं, अपने को ये समझ में आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन कैरियोथिका के बारे में अपने लोगों का नहीं पढ़ा हुआ होता, और हम कंफ्यूजन में उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, कैरियोथिका। ठीक है, उसके बाद में हम उसको, अब अपने लोग जो केंद्रक है उसके बाहरी सतह तक पहुंच गए, अब उसके अंदर चलते हैं। कोशिका मतलब केंद्रक के अंदर क्या क्या है, जैसे कोशिका आई, कोशिका के अंदर अपने लोगों ने बताया कि साइटोप्लाज्म वगैरह है, वैसे केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी बहुत से पार्ट्स है, क्योंकि मैंने बताया कि जो केंद्रक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर सब कुछ कंट्रोल करने की जो पावर होती है वो केंद्रक के अंदर होती है। वैसे ही उसमें क्या होता है, केंद्रक के अंदर चलेंगे तो उसमें मिलेगा आपको न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कोशिका के अंदर अपने लोग आए थे तो अपने को क्या मिला था, साइटोप्लाज्म। वैसे केंद्रक जो होता है उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एक लिक्विड की तरह होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो दूसरा नाम होता है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, कैरियोप्लाज्म। जैसे इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको तो क्या बोलते हैं अपने लोग, कैरियोथिका, और जो इसका जो प्लाज्मा या लिक्विड लेवल जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, कैरियोप्लाज्म। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, वो आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपने जैसे कि अपने सेल डिवाइडेशन का जो चैप्टर आएगा, सेल मतलब कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, उसमें अपने लोग सेल डिवीजन के बारे में जो अपने लोग पढ़ेंगे तो उसमें अपने लोग देखेंगे कि कैसे मतलब डिवीजन होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे होता है, और उस निर्माण में क्या क्या चीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां पे अपने लोग क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गुणसूत्र के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो गुणसूत्र का वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है और होता है वो क्रोमेटिन से ही होता है। तो उस टाइम में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्रोमेटिन क्या होता है, लेकिन अभी अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियस का ही एक हिस्सा है। क्या बताया मैंने, क्रोमेटिन। उसके बाद में आता है न्यूक्लियोलस, ये होता है केंद्रिका। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं केंद्रिका। जब अपने लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम में देखेंगे जो केंद्रिका जो होती है इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो केंद्रिका जो होती है इससे अपने लोग जो सेल डिवीजन होता है उसमें डिवीजन के अंदर इसका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में अपने लोगों ने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आपको यदि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। और यदि आपको और भी कुछ पूछना है इसके अलावा, यदि कोई बच्चा चाहता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं और मेरे को कुछ चीज में डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको इजी स्टडीपुर की वीडियोज अच्छी लगती है तो इन वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।